स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल इंटरेक्टिव फिजिक्स बाय दीपक वर्मा में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आज जैसा कि मैंने बताया था मेरे लेक्चर्स ट्यूसडे, थर्सडे और संडे को मिलते हैं, तो उसी क्रम में चलते हुए आज ट्यूसडे है और आज हम लोग कॉनकेव मिरर से किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होती है, कैसे इमेज डेवलप होती है, ये हम सीखेंगे। क्या क्या रूल्स होते हैं इनके। बच्चों, इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाय कॉनकेव मिरर। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाय कॉनकेव मिरर। लास्ट लेक्चर में हम लोग कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की टर्मिनोलॉजी को समझ चुके हैं। कॉनकेव मिरर में कहाँ पोल रहता है, कॉन्वेक्स मिरर में कहाँ पोल है, कहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है। आज बच्चों कॉनकेव मिरर से जब हमें इमेज बनानी हो या इमेज फॉर्मेशन होता है वो किस तरह से होगा और क्या क्या रूल्स होते हैं, ये हमें इस लेक्चर में स्टडी करना है। तो कॉनकेव मिरर बच्चों आप लोग जानते हैं। कॉनकेव मिरर के लिए अगर मैं बात करूं तो लोग ये भाई आपके सामने कोई मिरर है और पीछे अगर मैं कोटिंग कर दूं बल्गिंग आउट सरफेस पे, तो अब आप लोग खुद जानते हैं दिस पार्ट ए एंड बी अपर्चर होता है, बहुत अच्छे से जानते हैं। और अगर इस ए बी पार्ट में यदि मैं एक मिड देखूं इसका तो इट इज़ नोन एज पोल। ओके, सेकेंड थिंग इज़ दैट दिस इज़ प्रिंसिपल फोकस और इससे थोड़ा सा आगे जाओगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा। और ये जो लाइन दिखाई दे रही है एक्स एंड वाई, दिस इज़ नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपके सामने इस कॉनकेव मिरर में पोल पता है आपको, ए बी अपर्चर पता है, एफ फोकस पता है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एक्स वाई प्रिंसिपल एक्सिस। ये मैं हर लेक्चर में आपको बताऊंगा जिससे आपको खुद की प्रैक्टिस हो जाए। बच्चों, आप डेली जब भी आप कॉनकेव मिरर बनाएं, इमेज फॉर्मेशन करें, तो आप हर चीज़ को मेंशन कीजिए, चाहे उसका रोल हो या फिर ना हो। तो फिर से मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ। ए बी अपर्चर, दिस इज़ पोल जो कि सेंटर ऑफ दिस मिरर, या हम बोलें सेंटर ऑफ दिस अपर्चर पोल प्रिंसिपल फोकस। आगे बढ़ेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, आगे जाएंगे ये जो लाइन जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस और पोल से होती है, दिस इज़ नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। आगे बात करेंगे हम, ये आपके सामने होता था पोल तक की डिस्टेंस, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, ROC बोलते थे जिसे हम, आर कैपिटल रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो डिस्टेंस रहती थी बच्चों आपके सामने वो रहती थी प्रिंसिपल फोकल लेंथ, पोल से फोकस तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बच्चों ये सारी की सारी चीज़ें टर्मिनोलॉजी में मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, लेकिन मेरा एक फ़र्ज था कॉनकेव मिरर में इमेज बनाने से पहले इन सारी चीज़ों को डिटेल में समझाना। तो आपके सामने ये कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर में जो रूल नंबर 1 है वो क्या कहता है, अब इसे ध्यान से समझना। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या है, यदि कोई लाइट रे, मान लीजिए ये लाइट रे है, इंसिडेंट होती है मिरर पर, कॉनकेव मिरर पर। अब ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में है, ध्यान से समझना। पहला रूल क्या है, यदि कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाए, पैरेलल से होती हुई जाए या पैरेलल ही इंसिडेंट होती है, तो वह हमेशा और हमेशा फोकस से होके, प्रिंसिपल फोकस से होके रिफ्लेक्ट होगी। यानी कि अब मैं इसे एग्जांपल के थ्रू समझूँ तो एक लाइट रे यहाँ पर है, ये लाइट रे जब इंसिडेंट हुई है इसके बाद में जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो बच्चों हमेशा और हमेशा प्रिंसिपल फोकस से होकर ही रिफ्लेक्ट होगी। ये देखिए, ये हो गया रिफ्लेक्शन।
यानी ये हो गई इंसिडेंट लाइट रे और दिस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड लाइट रे। बच्चों इमेज बनाने के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ 2 लाइट रे की रिक्वायरमेंट रहती है। तो उसी लाइट रे में हम पहला रूल पढ़ रहे हैं कि यदि कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस और ये पैरेलली लाइट रे जा रही है, तो जाने के बाद कॉनकेव मिरर पे जब ये स्ट्राइक करेगी तो हमेशा और हमेशा उस कॉनकेव मिरर के फोकस से ही रिफ्लेक्ट होगी। इस रूल को दिमाग में भर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब अगर मैं बात करूं रूल नंबर 2 की, तो रूल नंबर 2 आपका कहता है कि यदि कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है, रूल नंबर 2, यदि कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई वो कॉनकेव मिरर पर स्ट्राइक करती है, इंसिडेंट होती है, तब क्या होगा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस उसी एंगल के साथ में लौट जाएगी। दैट मीन कहने का मतलब ये रहेगा कि इंसिडेंट रे एंगल और रिफ्लेक्टेड रे एंगल के बीच में जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है यदि कोई लाइट रे, मैं बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट को मैंने इस तरह से ले रखा है, तो अब ये लाइट रे मान लीजिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर होती हुई जाती है, ये लीजिए भैया और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिए। तो अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है लाइट रे, तो बच्चों हमेशा याद रखना सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस रिफ्लेक्ट होगी। इसका मतलब क्या हुआ, जो एंगल रहेगा वो 0 डिग्री रहेगा। कई बार बच्चों से पूछ लिया जाता है, बेसिक कंसेप्ट है ये, कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे इंसिडेंट होती है तो जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो कितने एंगल बनाएगी, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो राइट आंसर होगा 0 डिग्री। भैया 0 डिग्री पर ही वो रिफ्लेक्ट होगी, जैसे आई है वैसे ही चली जाएगी, कोई एंगल नहीं बनेगा। दैट मीन 0 डिग्री। तो पहला रूल के बाद सेकंड रूल ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि यदि कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट हो रही है तो हमेशा और हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट होगी। अब इसी क्रम में चलते हुए यदि मैं रूल नंबर 3 की बात करूं, तो रूल नंबर 3 हम बोल सकते हैं रूल नंबर 1 का अपोजिट है। यदि कोई लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से होके जाए तब क्या होगा, अगर प्रिंसिपल फोकस से होके जा रही है तब क्या होगा बच्चों, अगर वो प्रिंसिपल फोकस से होके आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो हमेशा और हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में ही वो रिफ्लेक्ट होगी। कहने का मतलब ये है, जो कि रूल नंबर 1 का अपोजिट हो गया। ये लीजिए भैया, प्रिंसिपल फोकस से होके लाइट रे आ रही है, ये लीजिए प्रिंसिपल फोकस से होके लाइट रे आई, तो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में ही ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बच्चों ये पहले रूल का अपोजिट हो गया। पहले रूल में क्या बोल रहा था, फर्स्ट रूल में, कि यदि कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है एक्स वाई, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, और हर बार लिखिए आप लोग, यदि कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में होके जाएगी तो पैरेलल में आ रही है तो वो फोकस से होके रिफ्लेक्ट होगी, इंसिडेंट के बाद रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन ये जो है रूल नंबर 3 फर्स्ट का ही अपोजिट है। कैसे अपोजिट है, यदि कोई लाइट रे फोकस से होके आ रही है, अब क्या होगा भैया, फोकस से आ रही है तो पैरेलल ही जाएगी भाई, सिंपल सी बात है। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। रूल नंबर 4 की अगर हम बात करें तो रूल नंबर 4 हमारे सामने है क्या, यदि रूल नंबर 4 की बात करें तो 4 में यदि कोई लाइट रे पोल पर जिस एंगल के साथ में स्ट्राइक करती है उतने ही एंगल के साथ में पोल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मान लीजिए ये एंगल 30 डिग्री बन रहा है, तो हमेशा और हमेशा पोल के साथ में ये एंगल कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। यानी पोल प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी एंगल बना रही है पोल पर, वही प्रिंसिपल एक्सिस से रिफ्लेक्शन के टाइम पे वही एंगल बनाएगी। कहने का मतलब ये है, पोल पर जितने एंगल के साथ में वो स्ट्राइक कर रही है, पोल से उतने ही एंगल में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो बच्चों ये कुछ रूल्स थे कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन के लिए, जो कि हमें पता होने चाहिए कि इमेज कैसे बनती है, उसके लिए रूल्स क्या हैं। तो ये बेसिक जो 4 रूल्स मैंने बताए हैं, उन 4 रूल्स को आप लोग हमेशा और हमेशा फॉलो करना, और इन्हीं 4 रूल्स को फॉलो करते हुए हम इमेज बना सकते हैं। अब बच्चों कॉनकेव मिरर में मैं बात करूं, कॉनकेव मिरर में इमेज बनाने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं।
चलिए इसे रफ करता हूँ मैं। पढ़ाई, मैं हर बार बोलता हूँ पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई आप लोगों के लिए मस्ट है। और जितनी प्रैक्टिस करते हैं आप, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आप उतने ही शार्प बनते हैं। ये आपके सामने कॉनकेव मिरर था, ये लीजिए। अब कॉनकेव मिरर में सबसे पहले बात करूँ, दिस इज़ ए बी अपर्चर, दिस इज़ पोल विच इज़ द सेंटर ऑफ दिस अपर्चर, एंड दिस इज़ प्रिंसिपल एक्सिस एक्स वाई, this is principal axis, and this point आप स्केल से बनाइए, फोकस, दिस पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर हुआ। दिस इज फोकल लेंथ एंड दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अब बच्चों बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे रखा होगा। कॉनकेव मिरर के सामने, कॉनकेव मिरर तो ये छोटा सा एक मिरर हो गया। अब इसके सामने इसका पहले नंबर पे क्या पड़ेगा, फोकस पड़ेगा। फोकस के आगे क्या पड़ेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पड़ेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में आगे क्या पड़ेगा, धीरे धीरे चलते चले आ रहे हैं, तो हम इन्फिनिटी की ओर चलते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पर पहली कंडीशन आती है जो आपको यहाँ पर स्टडी करना है, वो है यदि आपका ऑब्जेक्ट पहली कंडीशन में है बिटवीन पोल एंड फोकस। आपका ऑब्जेक्ट कहाँ हो सकता है, पोल और फोकस के बीच में हो सकता है। यदि पोल और फोकस के बीच में है तो इमेज कैसे बनेगी, ओके, सब बताऊंगा। तो पहले कंडीशन में आप पहले ये सिचुएशन समझिए कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो सकता है। अगर आपके ऑब्जेक्ट की एग्जैक्टली पोजीशन आपको पता है, आप उससे इमेज 2 मिनट के अंदर निकाल लेंगे। तो पहला हो गया, पोल और फोकस के बीच में आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है। सेकेंड नंबर पे बात करूं, ऑब्जेक्ट आपका इस फोकस पे हो सकता है, यानी एट फोकस हो सकता है। भाई कॉनकेव मिरर रखा हुआ है ये आपके सामने, और कॉनकेव मिरर के फोकस, ये फोकस है मान लीजिए, तो फोकस पे आपका वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस। तो ये आपके सामने फोकस पे क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ। तो ये कंडीशन नंबर 2 बनती है। थर्ड नंबर पे अगर हम चलें तो थर्ड नंबर पे हमारे सामने एक कंडीशन और बनती है। यदि ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पीछे कर लीजिए आप, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो बोल सकते हैं बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, COC। यानी मैं बात करूं, मैं ऑब्जेक्ट को धीरे पहले लेके आया पोल और फोकस के बीच में, उसके बाद में उसी ऑब्जेक्ट को मैं लेके आया फोकस पर, अब उसी ऑब्जेक्ट को और पीछे करता हुआ जा रहा हूँ। तो फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अब आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। बच्चों कंडीशन कोई भी आपसे पूछ सकता है, सारी कंडीशंस मैं आपको समझाऊंगा। फोर्थ नंबर पे बात करेंगे बच्चों, आपका जो ऑब्जेक्ट है यहाँ तक इसके बीच में कहीं पर भी रखा हो, अब इसके बाद में सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी हम बोल सकते हैं एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी हो सकता है आपका ऑब्जेक्ट। तो 4 कंडीशन बन गई। पहला कंडीशन बिटवीन पोल एंड फोकस, इन पोल और फोकस के बीच में कहीं पर भी रख सकते हो आप ऑब्जेक्ट को। सेकंड पोजीशन निकल के आई है एट फोकस, यानी फोकस पे आप रखिए, केवल फोकस पे ही रखना है आपको ऑब्जेक्ट को। थर्ड नंबर पे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पर भी रख दीजिए, नो प्रॉब्लम। इमेज फॉर्मेशन किस तरह से वेरी करेगी मैं आपको बताऊँगा। नेक्स्ट नंबर पे मैंने बोला ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा। इसकी अगर मैं आगे बढ़ते हुए मैं बात करूं, फिफ्थ नंबर पे मैं बोलूं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका मीन क्या हुआ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे कहीं पर भी हो सकता है। मान लीजिए 1 मीटर की डिस्टेंस पर है, 2 मीटर की डिस्टेंस पर है, 3 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो इतनी डिस्टेंस से आगे हो सकता है वो ऑब्जेक्ट आपका। और लास्ट जो कंडीशन बनती है, ठीक है, वो बनती है एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट आपका कॉनकेव मिरर से इन्फिनिटी दूर रखा हुआ है, तब कैसे इमेज बनेगी। तो ये जो आपके सामने 6 कंडीशंस थी, इन 6 कंडीशंस को ही हमें यहाँ पर स्टडी करना है। 1 बाई 1 मैं आप लोगों को स्टडी कराऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा। मुझे कोई इतना जल्दी नहीं है कि वही एक ही लेक्चर में सारा कुछ ख़त्म करना, आराम से पढ़िएगा और पुराना भी आप डिटेल में पढ़ते रहिएगा। आप नोट्स डेली फॉलो कीजिएगा, जिससे क्या है आपको लर्निंग में आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। तो
सबसे पहले नंबर पे मैंने बात की थी ऑब्जेक्ट आपका पोल और फोकस के बीच में हो सकता है कहीं पर भी। सेकंड नंबर पे मैंने बताया ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे रहेगा। थर्ड पोजीशन आपकी ये भी हो सकती है कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पर भी हो सकता है। फोर्थ नंबर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भी हो सकता है ऑब्जेक्ट आपका, ज़रूरी नहीं है कि ये इन दोनों के बीच में रहे या इन दोनों के बीच में रहे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भी हो सकता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से 1 मीटर, 0.5 मीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर भी हो सकता है। उसे हम एक ही बार में कंसीडर करेंगे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और लास्ट जो पोजीशन बनती है एट इन्फिनिटी, कॉनकेव मिरर से इन्फिनिटी डिस्टेंस पर एक आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो बच्चों ये 6 कंडीशंस अगर आप लोगों को क्लियर हो जाती हैं तो कॉनकेव मिरर भी आपका वहीं का वहीं फिनिश हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन 6 कंडीशंस को डिसाइड करेंगे, 6 में से हमें कितना हो पा रहा है हमारे उस पर्टिकुलर लेक्चर में, जो कि मेरा लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर थर्सडे को आएगा। और उस लेक्चर में कोशिश करेंगे कम से कम 3 केसेस तो हम लेके चलें, क्योंकि हमें डिटेल में यहाँ पर स्टडी करना है। और अगर आप ये 6 केसेस स्टडी कर लेते हैं तो उसके बाद में आप ऑटोमेटिकली न्यूमेरिकल को हैंडल करना आपके लिए तो बहुत बाएं हाथ का गेम होगा, लेफ्ट हैंड गेम होगा कि आप 2 मिनट के अंदर उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लें। थैंक यू वेरी मच।